हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी फिजिक्स कोच में। माय नेम इज़ आर के कुशवाहा, लेक्चरर जीपी कैमूर। आज जो हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं वो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? जे थॉम्सन, जेम्स चैडविक। सी ऑप्शन है ई रदरफोर्ड, डी ऑप्शन है जी जे स्टोनली। इसमें ऑप्शन सी सही है, ई रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू इट्स मास नंबर। जो एटम का न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस का रेडियस होता है, एटम के मास नंबर से कैसे रिलेटेड होता है? तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही होगा। आर इज प्रोपोर्शनल टू ए टू पावर 1/e। ए क्या है? मास नंबर है। आर क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द चार्ज ऑब्लिक मास यानी E/m रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई। तो किसने खोजा था? तो इसमें ऑप्शन ए सही है, जे थॉम्सन। ए मिल्कन, जेड जी स्टोनी, ई रदरफोर्ड। तो इससे जे थॉम्सन ने सर्च किया था, तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा आपके स्क्रीन पर। छठा क्वेश्चन है चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड इन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बाई। तो आयल ड्रॉप का जो एक्सपेरिमेंट किसने किया था? मिल्कन ने किया था। और मिल्कन ने जो ये एक्सपेरिमेंट किया था उसी से इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता चला था। तो इसमें ऑप्शन ए सही है, मिल्कन। पॉइज़ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाई। पॉइज़ट्रॉन की खोज किसने की थी? युकावा ने, कार्ल एंडरसन, पाउली रदरफोर्ड। तो जो पॉइज़ट्रॉन का डिस्कवर किया गया था वो एंडरसन के द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही है, एंडरसन। एंडरसन ने जो पॉइज़ट्रॉन का खोज किया था, आविष्कार किया था, इन्वेंशन किया था, वो 1932 में है। ये जो पॉइज़ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर ही मास होता है और उसका चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, पॉइज़ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसका जो सिंबल होता है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है -1e0, और पॉइज़ट्रॉन का जो सिंबल होता है +1e⁻0। तो देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है उसी का एकदम अपोजिट पार्टिकल है पॉइज़ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू द साइज ऑफ। जो रदरफोर्ड का अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था जिसमें कि गोल्ड फॉइल का उन्होंने प्रयोग किया था, वो किससे रिलेटेड है? तो ऑप्शन ए है एटम, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो आपका एटम के न्यूक्लियस के बारे में पता करने के लिए किया गया था। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ एटम इज़ द ऑर्डर ऑफ। पूछा जा रहा है कि जो एटम का रेडियस होता है वो उसका ऑर्डर क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए, जो एटम का रेडियस होता है उसका ऑर्डर होता है 10⁻⁻10 मीटर, जबकि न्यूक्लियस का ऑर्डर होता है 10⁻15 मीटर। ये न्यूक्लियस हो गया, ये एटम हो गया। तो जो एटम है वो हमेशा, जो न्यूक्लियस है वो एटम से हमेशा छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज़ द ऑर्डर ऑफ। यानी किसी एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका रेडियस क्या होता है? तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 10⁻⁻15। इसको तो आप एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं। जैसे यहाँ पर भी लिखा हुआ है डायरेक्ट ही है, तो डायरेक्ट ही आएगा और डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा। तो अच्छा रहेगा कि इसको आप एकदम से याद ही कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द ओ पर 2 माइनस है। ये जो O2 है तो ये माइनस है, यानी 2 माइनस लिखा है, ऑक्साइड आयन है, तो हैज़। तो इसमें पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। तो ऑक्सीजन में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 2 माइनस है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए।
तो 2 इलेक्ट्रॉन और जुड़ गए तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10 हो गए। और प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी भी एटम में सेम होता है तो कितने हो जाएंगे, प्रोटॉन 8। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन एंड 8 प्रोटॉन्स। ऑप्शन सी सही था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल, एल्युमिनियम लिखा हुआ है, एल्युमिनियम लिखा हुआ है, इस पर 3 है। तो अब इसमें पूछ रहा है इसका जेड यानी एटॉमिक नंबर दिया गया है और मास नंबर ये दिया गया है हैज़, तो क्या इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो Al3 है यानी कि इसमें 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए। तो अब जेड की वैल्यू कितनी है, यानी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 13 है। तो 3 निकल गए यानी टोटल कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन होगा, 10 प्रोटॉन होगा और इसमें 13 प्रोटॉन होगा, सॉरी प्रोटॉन 13 ही होगा, 13 इसलिए प्रोटॉन होगा क्योंकि वो नहीं निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा या ऐड होगा, और 14 न्यूट्रॉन होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमेशा याद रखिए जब आयनाइजेशन होता है या आयन बनता है तो उसमें या तो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा या तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। जब ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो जाएगा तो जो चार्ज होगा वो निगेटिव हो जाएगा किसी भी पर। मान लीजिए एक्स कोई एलिमेंट है, उस पर जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज कैरी करता है तो एक नेगेटिविटी बढ़ा देगा। और अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इससे निकलता है तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि तब प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा होगी, पॉजिटिव चार्ज की ज़्यादा संख्या हो जाएगी, इस कारण से पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका डी सही होगा। कारण क्या है कि जेड की वैल्यू 13 है, 3 इलेक्ट्रॉन है जो कि निकल गए, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 13 से 10 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन वो 13 के 13 ही रहेंगे। और 13 में से 27 घटा दीजिए तो आपके न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, क्योंकि जो n की वैल्यू होती है वो क्या होता है, a माइनस जेड होता है। ठीक, घबराना नहीं है, बस आपको फोकस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट ए पेयर ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के बारे में पूछ रहा है। तो आइसोटोप्स क्या होता है दोस्तों, आइसोटोप्स आइसोटोप्स जो सेम एलिमेंट में जिनके की नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर सेम होते हैं उन्हीं को आइसोटोप्स बोला जाता है। तो इसमें देखिए ऑप्शन इसको पता करने का है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आर्गन है, कैडमियम है, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन है। तो अभी हमने क्या बोला, सेम एलिमेंट के जो एटॉमिक नंबर होंगे वो सेम होंगे। तो सेम एलिमेंट का है, ये देखिए यहाँ पर देखिए सेम एलिमेंट है, तो इसी से आप कर दीजिए कि ऑप्शन बी सही होगा। अब उसमें देखिए सेम जेड नंबर इसका देखिए 8 दोनों है, ऊपर क्या है एटॉमिक मास नंबर है 16 18 है, तो इसमें ऑप्शन बी सही है। 13 का ऑप्शन, ये 13 नंबर क्वेश्चन है, आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ पेयर ऑफ आइसोबार। आइसोबार क्या होता है, जैसे यहाँ पर क्या होगा एटॉमिक नंबर सेम होगा, वैसे आइसोबार में आपका जो एटॉमिक मास नंबर है वो आपका सेम हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन ए सही है। मास नंबर किसका है, देखिए मास नंबर कहाँ पर लिखा रहता है, मास नंबर ऊपर लिखा रहता है जबकि एटॉमिक नंबर नीचे रहता है। जैसे n लिखा है ना 14 और नीचे 7, तो ये क्या हो जाएगा एटॉमिक नंबर है, ये क्या है मास नंबर है। तो मास नंबर इसमें सेम होना चाहिए, उसी को बोला जाता है आइसोबार। तो इसमें क्या आप देख रहे होंगे कि जो n पहला ऑप्शन ए है ये आपका, इसमें देखिए ऊपर भी 14 ऊपर भी 14, जबकि इसमें क्या है 1 है 2 है, यहाँ 39 है 40 है, नन ऑफ दिस। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए पेयर ऑफ आइसोटोन्स। आइसोटोन्स में क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बराबर होते हैं। तो इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर है। तो यहाँ पर देखिए पहला, इसमें देखिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जा रही है, 1 हो जा रही है, यहाँ 2 हो जा रही है। यहाँ पर न्यूट्रॉन की संख्या भी 2 हो जा रही है, 4 में से 2 घटा दीजिए, क्योंकि n क्या होता है a माइनस जेड, यानी मास नंबर डिवाइडेड बाय माइनस
ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास नंबर माइनस ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक। अब इसे 14 में से 16 घटा देंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा, 16 में से 16 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन आपका 15 डी है, जो कि सब है। आगे बढ़ते हैं, आइसोटोन पर हम लोग चले गए थे, इसका ऑप्शन डी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट्स ए सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिस का मतलब होता है कि जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बराबर वो सेम होने चाहिए। आइसो मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन, यानी जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है CH4, NH4, BH4, फिर बी में है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, CN है, फिर NO है, FNE, Na+ है। तो इसमें आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे CO है, CO में कितना हो जाएगा, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो कितने टोटल हो गए, 14 हो गए। इसीलिए CN का वैल्यू क्या हो जाएगा, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गया, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, निगेटिव साइन ये शो कर रहा है यहाँ पर, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया। तो अब देखिए इस तरह इसकी भी वैल्यू 14 हो गई। तो इस तरह जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। इसको और भी ज़्यादा समझना है तो हम बोर्ड पर आप लोगों को समझा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ 16 क्वेश्चन मेरे ख्याल से है, 16 क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही था, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन लास्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ लार्जेस्ट साइज। नीचे है N नेगेटिव, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। तो इसमें पूछ रहा है कि लार्जेस्ट साइज किसका होगा। तो लार्जेस्ट साइज उसका होगा जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो जो निगेटिव होगा इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, हमने पहले बता दिया। पॉजिटिव होगा उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो अब इन्हीं दोनों में से लार्जेस्ट होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं। तो इसमें 17 में ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो ये लार्जेस्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 18 क्वेश्चन, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। 18 क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज ऑफ स्पेसीज। तो इसको जब आप 18 क्वेश्चन को कैलकुलेट करेंगे ना तो इसमें आप पाएंगे कि ऑप्शन डी सही है, लिथियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है 9.108 इंटू 10⁻³ kg होता है, ठीक। कितना होता है वो आपको वहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, हम आपको लिख देते हैं स्क्रीन पर। लिखा होगा 9 हम डायरेक्ट लिख देते हैं 1 इंटू 10⁻³ kg, ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसको ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कितनी वैल्यू होगी इसकी, इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ये है। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिख देते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me मल्टीप्लाइड बाई मोल। अब मोल कितना होता है 6 इंटू 023 10⁻23, ठीक है 23 यही ना होता है। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके 19 के बाद 20वां क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कंस्टिट्यूट ऑन कूलम्ब ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कितना होगा, तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, 1 कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 कूलम्ब की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। और इसमें मोल से जब डिवाइड करेंगे तो 1 मोल के बराबर आएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 20वां क्वेश्चन का आंसर। 21 क्वेश्चन 21 क्वेश्चन सॉरी 81 कर रहे हैं 21 क्वेश्चन। ये जो चैप्टर है इसमें कुल 100 क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैक्सिमम वेवलेंथ इज किसका, इसमें पूछ रहा है कौन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जिसका वेवलेंथ मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, एक्सरे, गामा रेज।
तो याद रखिए जो फार्मूला होता है E=hc=λ, यानी जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी उसका वेवलेंथ सबसे कम होगा और जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो एनर्जी किसकी कम होगी? देखिए एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ आपका कम होगा और एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ आपका ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है। मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब कि उसकी एनर्जी बहुत कम होगी। तो किसकी कम होती है? एक्स रेज और गामा रेज बहुत हाई एनर्जी वाले होते हैं। अब माइक्रोवेव और रेडियो वेव, तो रेडियो वेव की एनर्जी सबसे कम होती है, यानी इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी रेडियो वेव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन ऑफ वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम टू द 100 एंगस्ट्रॉम। तो रेशियो ऑफ एनर्जी पूछा तो सेम फार्मूला आप लगाइए, इज टू क्या होता है hc/λ। तो एक λ1 की वैल्यू दी हुई इतना और λ2 की वैल्यू दी गई है इतना, इसी फार्मूला में रख लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका E=hc, तो कॉमन होगा 1/λ है, 1/λ है तो क्या हो जाएगा E1 और E2=1/λ2। तो E1/E2 का मतलब क्या हो जाएगा λ2 डिवाइडेड बाई λ1। कितना हो जाएगा? λ2 कितना है? 4000 डिवाइडेड बाई, ठीक, कितना हो जाएगा रेशियो? 2:1। इसमें ऑप्शन 22 का बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन पर हम लोग चल रहे हैं। द फ्रिक्वेंसी ऑफ येलो लाइट हैविंग वेवलेंथ इतना nm दिया गया है, ये लैम्डा की वैल्यू है, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी? तो हम लोग फ्रिक्वेंसी कैसे निकालते हैं? c=ν c क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट है, न्यू फ्रिक्वेंसी है, लैम्डा वेवलेंथ है। तो हमको वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड होता है। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, हम फ्रिक्वेंसी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जब इस फार्मूले को रखेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा उसकी वैल्यू आएगी ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके देखिए, जो हम फार्मूला बता रहे हैं उसी में रखिए। 24 क्वेश्चन आ रहा है। प्लैंक कांस्टेंट एच हैज़ द सेम डायमेंशन एज द, तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ रहा है किसके बराबर होगा? तो पावर, वर्क, एनर्जी। पावर क्या होता है? पावर = वर्क टाइम। ठीक है, वर्क और एनर्जी का सेम डायमेंशन होता है, कितना है? mL²T-2। ठीक है, पावर का क्या हो जाएगा? mL²T-3। ठीक है, जो एंगुलर मोमेंटम होगा और प्लैंक कांस्टेंट इसका डायमेंशन सेम होगा। देखिए प्लैंक कांस्टेंट का कैसे डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं? E=hc होता है ना, तो h का कितना फार्मूला बनेगा? E/c हो जाएगा। E का क्या होता है? mL²T-2 डिवाइडेड बाई L/T-1। ठीक, इससे जो कैलकुलेट करेंगे, और एंगुलर मोमेंटम का कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P×r mv/r। ठीक है, मास को m, v का L/T-1, r का l। ठीक है, तो क्या आ रहा है? mL²T-1। उसी तरह एंगुलर मोमेंटम का आएगा mL²T-1, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग कुल मिलाकर के 3 क्वेश्चन उधर से माइनस कर दीजिए, यहाँ से तो कुल 21 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस किए हैं। होप कि आपको ये जो वीडियो है बहुत ही पसंद आएगा। इसमें अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, हम बोर्ड पर उसको समझाने का कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।